नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन। स्वागत मेरे दोस्तों। साथियों, हम आज चलेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हमने सैद्धांतिक पक्ष का पिछली वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं और आज अध्ययन करेंगे व्यवहारिक पक्ष का, जो वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्ञानात्मक है और आप इसकी तैयारी करते रहें। तो साथियों, आप जब तक जुड़े रहेंगे और इसमें अद्भुत तरीके से पढ़ेंगे तभी आपका काम चलेगा। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि इस व्यवहारिक राजनीति को पढ़ने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। देखो साथियों, सबसे पहले हमें समकालीन विश्व एनसीईआरटी का अध्ययन करना चाहिए। समकालीन विश्व एनसीईआरटी, इसमें इसका अध्ययन सबसे पहले करेंगे आप लोग। फिर कोशिश करके तपन बिस्वाल की बुक भी देखेंगे आप। अगर ये बुक नहीं देखते तो आप वर्ल्ड फोकस का अध्ययन करेंगे और साथ में मैगजीन का अध्ययन करेंगे। अगर आप बेसिक ध्यान रखते हैं तो दर्पण, क्रॉनिकल, जो भी आपको मैगजीन आप रेगुलर पढ़ते हैं, मंथली मैगजीन, तो आप वो भी पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा समझ आएगा। लेकिन कम से कम मैं आपसे निवेदन इतना तो ज़रूर करना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों, समकालीन विश्व की एनसीईआरटी पक्का पढ़ के रखें ताकि आपको बेसिक में दिक्कत ना आए और आपको थोड़ा अच्छा लगे। तो कहते भी हैं कि हीगल कि जो बुद्धिगम्य है वो वास्तविक है, जो वास्तविक है वो बुद्धिगम्य है। तो साथियों, थोड़ा सा ध्यान रखकर ये आप अपनी स्ट्रैटेजी का भाग बनाना। चलते हैं हम साथियों। शीत युद्ध पहला टॉपिक है व्यवहारिक राजनीति का। शीत युद्ध, कोल्ड वार। कोल्ड वार, तो साथियों शीत युद्ध क्या है, कोल्ड वार क्या है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। सभी को गुड इवनिंग तो है मेरे दोस्तों, लेकिन बस अब समझने की ओर बढ़ना है। ठीक है ना साथियों। शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध वास्तव में एक वैचारिक द्वंद्व है। क्या है? आइडियोलॉजिकल डायलेक्ट है, वैचारिक द्वंद्व है। तो शीत युद्ध क्या है? एक वैचारिक द्वंद्व की स्थिति है। शीत युद्ध एक वैचारिक द्वंद्व की स्थिति है। जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियों, दो विचारधाराओं और दो सैनिक संगठनों के मध्य देखा गया। वास्तव में जो दो विचारधाराएं थी वो कौन सी थी? पूंजीवाद और साम्यवाद। दो महाशक्तियां कौन सी थी? अमेरिका और सोवियत संघ। दो सैनिक संगठन कौन से थे? नेटो और वार्सा। इनके मध्य जो वैचारिक द्वंद्व की स्थिति थी, द्वंद्व की स्थिति थी, उसे ही इतिहास में शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो मैं इसको भी लिख देता हूं, पेन डाउन कर देता हूं मेरे दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियां कौन कौन सी थी? इंटरेस्ट लेके देखना है। दो महाशक्तियों, यूएसए और यूएसएसआर। दो सैनिक संगठनों, कौन कौन से थे? नेटो और वार्सा। दो विचारधाराएं कौन सी थी? पूंजीवाद, साम्यवाद। के मध्य वैचारिक द्वंद्व की स्थिति। शीत युद्ध कहलाता है।
कोल्ड वार कहलाता है। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। तो वास्तव में शीत युद्ध क्या है, वैचारिक द्वंद्व की स्थिति है। तो ये बात क्लियर मेरे दोस्तों कि आपको पहले ये डेफिनेशन, ये वास्तव में देखा जाए तो 11वीं क्लास की डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताई है। तो शीत युद्ध एक वैचारिक द्वंद्व की स्थिति है जो द्वितीय युद्ध के बाद दो महाशक्तियों, दो विचारधाराओं, दो सैनिक संगठनों के मध्य देखी गई। तो ये बात बेसिकली आपको क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों। अब उसके बाद हम चलते हैं आगे मेरे दोस्तों। इस शीत युद्ध शब्द का, कोल्ड वार शब्द का, सबसे शीत युद्ध क्या अंग्रेजी का शब्द प्रयोग होगा, कोल्ड वार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ये भी कोई मित्र बता सकता है तो मैं तो बताना है साथियों, बर्नार्ड बारूचा ने किया था। किसने किया था? बर्नार्ड बारूचा ने। तो आइए तो आप देखते हैं कोल्ड वार शब्द का प्रयोग, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। अब ये क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। सर्वप्रथम प्रयोग बर्नार्ड बारूचा ने किया था। किसने किया था? बर्नार्ड बारूचा ने। मैं लाल पेन से लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रखना है। बर्नार्ड बारूचा ने किया। क्लियर है? अब शीत युद्ध की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? फ्रांसीसी पत्रकार वाल्टर लिपमैन ने की थी। किसने की थी मेरे मित्रों? फ्रांसीसी पत्रकार वाल्टर लिपमैन ने। जोश और होश दोनों रहना चाहिए मेरे दोस्तों। तो आप ऐसी तैयारी करो कि यहीं पर याद हो जाए। अब ये बात बार बार नहीं, मन से सुनना है। चाहे खाना खाते सुनो लेकिन मन यहां रहना चाहिए, शरीर चाहे कहीं भी हो। दूसरी चीज, कोल्ड वार की स्पष्ट व्याख्या सर्वप्रथम फ्रांसीसी पत्रकार वाल्टर लिपमैन करते हैं। कौन करते हैं? वाल्टर लिपमैन ने की थी। तो ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए मेरे दोस्तों कि जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपका ये कॉन्सेप्ट होना भी क्लियर चाहिए। स्पष्ट व्याख्या किसने की थी? फ्रांसीसी पत्रकार वाल्टर लिपमैन ने। अगली घटना को सुनते हैं कि वास्तव में एक थिंकर थे जॉन फोस्टर डलेस, वो इसकी व्याख्या ब्रिंकमैनशिप के रूप में करते हैं। ब्रिंकमैनशिप होता है पंजा लड़ाने की स्थिति। पंजे लड़ाने में क्या किया जाता है? अपनी पूरी शक्ति विरोधी को नीचा दिखाने में लगा दी जाती है। इसे इतिहास में मेकार्थिज्म भी कह देते हैं कि दुश्मन का विरोधी प्रचार करना। तो ये बेटा बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि जॉन फोस्टर डलेस ने इसे मेकार्थिज्म या कगारवाद के ब्रिंकमैनशिप के रूप में परिभाषित किया। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों मेरे, जॉन फोस्टर डलेस शीत युद्ध को ब्रिंकमैनशिप, मैं अंग्रेजी लिख रहा हूं, हिंदी कुछ और भी बन सकती है, गारंटी नहीं है, लेकिन जो उचित हिंदी है नेट पर दी हुई है वो मैं बता दूंगा। कगारवाद, इसको कगारवाद के रूप में परिभाषित करते हैं। जिसमें एक महाशक्ति दूसरे को नीचा दिखाने के लिए पूरी शक्ति लगा देती है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यानी कि कौन सी स्थिति है? दूसरी स्थिति का नाम कहें तो पंजा लड़ाने की स्थिति है। कैसी स्थिति है? पंजा लड़ाने की। आपने पंजा लड़ाया होगा। तो पंजा लड़ाने में क्या किया जाता है? अपनी पूरी ऊर्जा दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कर दी जाती है। टांग खींचना भी कहते हैं। कईयों का काम रहता है बस टांग खींचना, तो शीत युद्ध यही था। तो ये बात भी आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाना चाहिए। तो वास्तव में जॉन फोस्टर डलेस थे, ये ऐसे परिभाषित करते हैं मेरे मित्र। तो ये आपको क्लियर कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये कैसी स्थिति थी? तो कहते हैं आगे
आगे देखते हैं तो बेसिकली देखा जाए तो शीत युद्ध में मैकार्थिज्म पाया जाता था। क्या पाया जाता था? मैकार्थिज्म। अब ये मैकार्थिज्म क्या है ये भी ध्यान रख लेना है। मैकार्थिज्म इसमें विरोधी को नीचा दिखाने के लिए प्रचार की नीति अपनाई जाती है। विरोधी को नीचा दिखाने के लिए जब प्रचार की नीति अपनाई जाए तो उसे क्या कहते हैं? मैकार्थिज्म। अब आपको कगारवाद और उसमें अंतर समझ आ गया। इसमें जब मैकार्थिज्म स्थिति कब होगी? जब प्रचार किया जाए विरोधी के विरुद्ध, सुनियोजित प्रचार की नीति अपनाई जाती है। ये छोटी छोटी बातें जब दोस्तों आपको क्लियर रहेंगी तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि मैकार्थिज्म क्या है। इसमें विरोधी को नीचा दिखाने के लिए सुनियोजित प्रचार करने पर बल दिया जाता है। तो ये बात समझ आ जानी चाहिए मेरे दोस्तों कि मैंने क्या क्या बताया आपको। अभी पहले मैंने बताया शीत युद्ध का अर्थ कि दो महाशक्तियों, दो विचारधाराओं, दो सैनिक संगठनों के मध्य वैचारिक द्वंद्व जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेकर देखा गया, इसे ही इतिहास में शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। ये दो विचारधाराएं कौन सी थी? पूंजीवाद, साम्यवाद। दो सैनिक संगठन कौन से थे? नेटो और वार्सा। और ये राष्ट्र कौन से थे? महाशक्तियां कौन सी थी? यूएसए और यूएसएसआर। ये बात आपको क्लियर। फिर मैंने बताया बर्नार्ड बारूचा ने शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया कोल्ड वार का। फिर मैंने बताया कोल्ड वार की स्पष्ट व्याख्या सबसे पहले वाल्टर लिपमैन फ्रांसीसी पत्रकार ने की थी। फिर मैंने बताया आपको जॉन फोस्टर डलेस हैं जो बेसिकली इसे कगारवाद, ब्रिंकमैनशिप के रूप में परिभाषित करते हैं, पंजा लड़ाना। और इसमें मैकार्थिज्म की नीति अपनाई। कैसी नीति अपनाएगी? मैकार्थिज्म की। इसमें एक और बात थोड़ी सी जोड़ सकते हैं, इसमें दोनों महाशक्तियों में एक दूसरे के प्रति एग्जिस्टेंशियल थ्रेट यानी कि अपने अस्तित्व का जो है भय, वो भी देखने को मिलता है। तो शीत युद्ध में, जो परंपरागत शीत युद्ध में ये भी देखने को मिल गया अस्तित्व का भय। अब एग्जिस्टेंशियल थ्रेट क्या है? यानी कि इसमें यह मानकर दोनों महाशक्तियां चलती थी कि ये दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को नष्ट कर सकती हैं। इसमें अस्तित्व का भय भी था कि वास्तव में अगर उसने काम नहीं किया तो उसका अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा, दूसरा उसका अस्तित्व ही नष्ट कर देगा। इसलिए यानी कि दूसरे बात कहें, अस्तित्व के भय के कारण क्या था वहां? प्रतिरोध का संतुलन, भय का संतुलन। इस एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के कारण ही प्रतिरोध का संतुलन बना रहा। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको सारी ध्यान रखना कि ये डायरेक्ट युद्ध की स्थिति नहीं थी, बस भय की स्थिति थी, शक्ति संतुलन की स्थिति थी। ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे शक्ति संतुलन में क्या होता है कि विभिन्न महाशक्तियां होती हैं, विभिन्न गुटों में बटी रहती हैं, लेकिन कोई भी एक गुट दूसरे गुट पर आक्रमण नहीं कर पाता। ऐसे ही महाशक्तियों ने अपने गुट बना रखे थे। एक का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, दूसरे का नेतृत्व यूएसएसआर कर रहा था। अमेरिका ने नेटो, सीटो, सेंटो जैसे गुट बना रखे थे और यूएसएसआर ने वार्सा गुट बना रखा था। और वास्तव में दोनों के मध्य कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था और इसी कारण से प्रतिरोध का संतुलन भी था। दोनों युद्ध का परिणाम जानते थे, सिर्फ प्रचार द्वारा एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, सिंपल द्वंद्व द्वारा एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वैचारिक द्वंद्व द्वारा, सैनिक द्वंद्व द्वारा, डायरेक्ट युद्ध द्वंद्व द्वारा नहीं, मल युद्ध द्वारा नहीं। तो ये एक दूसरे को नीचा दिखाना जैसे आज राजनीति में चलता है, वही स्थिति कहीं ना कहीं शीत युद्ध में विद्यमान थी। तो ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए और आपको ये छोटी छोटी बातें जब समझ आ जाएंगी आप आसानी से इतना काम कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, इस शीत युद्ध की उत्पत्ति कब हुई है, अब इस पर चर्चा करते हैं मेरे दोस्तों। आइए मेरे दोस्तों, शीत युद्ध की उत्पत्ति पर चर्चा करते हैं। आप बहुत ही इंटेलिजेंट और मेरे हिसाब से बहुत ही जुझारू, बहुत ही ईमानदार, नैतिक बच्चे हैं जो लगातार क्लास लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हर जगह सफल होंगे। तो शीत युद्ध की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ कोल्ड वार। साथ ही थोड़ा सा अंग्रेजी भी ध्यान रखनी चाहिए, बिल्कुल हिंदी में
काम नहीं बनता है, क्योंकि पेपर में चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो तो भी अंग्रेजी थोड़ी सी आनी चाहिए। ये बात अपनी ध्यान रखना ना मेरे दोस्तों, खाली हिंदी से काम नहीं चलता, अनेक बार हमें ऐसा करना पड़ता है। अब शीत युद्ध की उत्पत्ति, भाई शीत युद्ध की उत्पत्ति कब से हुई, अब इसको लेकर दो मत है। पहले मैं सिंपली सुनाता हूं, फिर मैं डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन आप हंसमुख बने रहेंगे मेरे दोस्तों, क्योंकि वास्तव में समझ तभी आता है जब कहते हैं हंसकर आदमी पढ़ता है। और बाकी जो लोग भाग नहीं ले रहे, नेट का नाम लेते हैं, हमारे यहाँ नेट नहीं आता, हमारे यहाँ ये दिक्कत रहती है, हमारे यहाँ वो दिक्कत रहती है, पता नहीं कौन कौन सी दिक्कत रहती है, मुझे समझ नहीं आता। लेकिन अच्छे बच्चे हमेशा देखते रहते हैं, समझते रहते हैं और पुराने प्रैक्टिस भी क्वेश्चन करते रहते हैं। उत्पत्ति को लेकर दोस्तों दो मत हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि शीत युद्ध की उत्पत्ति बोल्शेविक क्रांति से ही हो गई थी। कब से हो गई थी? बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 17 में रूस में, याद है ना आपको, लेनिन ने की थी और वहां साम्यवाद की स्थापना की थी, निरंकुश जार का शासन समाप्त कर दिया था। तो ये मानते हैं, ठीक है ना। इस श्रेणी में विद्वान आते हैं आंद्रे फोंटेन और हाल जैसे विद्वान। कौन से आते हैं? आंद्रे फोंटेन और हाल जैसे विद्वान। तो उत्पत्ति को लेकर कितने मत हैं? दो मत। पहला मत कौन सा है? प्रथम मत। ये देखिए प्रथम मत। प्रथम मत के बारे में मैंने बताया, ये क्या मानते हैं, इसे कौन देते हैं, पहले कौन से विद्वान इसका समर्थन करते हैं, पहले ये ध्यान रखना। इसका समर्थन करते हैं आंद्रे फोंटेन और हाल जैसे विद्वान। फोंटेन न है मेरे दोस्तों, वह हाल जैसे विद्वान, ये समर्थक है। ये क्लियर हो जाएगा आपको। अब ये क्या कहते हैं, इनके अनुसार 1917 की बोल्शेविक क्रांति से 1917 की बोल्शेविक क्रांति से शीत युद्ध की उत्पत्ति हुई। हो गई थी, ये मानते हैं कि 1917 की बोल्शेविक क्रांति। अब बोल्शेविक क्रांति मैंने आपको बता दिया, अब यहाँ पर ये डिटेलिंग करना जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने समझा दिया बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। 1917 में रूस में हुई थी, लेनिन के नेतृत्व में, और निरंकुश जार के शासन को उन्होंने धराशायी करके वहां व्यवहारिक रूप से साम्यवाद की स्थापना की थी। वो कहते हैं यहीं से हो गया था शीत युद्ध, जैसे साम्यवाद आया था, क्योंकि यहाँ बाकी लोग तो पूंजीवाद थे, यहीं विरोध शुरू हो गया था। और ये तर्क भी देते हैं, क्या तर्क देते हैं पक्ष में? पक्ष में तर्क क्या देते हैं? पहला, रूस से लंबे समय तक ब्रिटेन अमेरिका ने राजनीतिक संबंध नहीं स्थापित किए। फिर दूसरा तर्क क्या देते हैं? दूसरा कहते हैं कि वास्तव में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान वो दोनों एक गुट में शामिल थे, रूस और ये अमेरिका सब एक गुट में शामिल थे, ये मात्र मजबूरी थी। मित्र संघ में एक साथ शामिल होना रूस अमेरिका की मजबूरी थी, लेकिन इस दौरान भी दोनों में मतभेद बने रहे। देखिए दूसरा तर्क भी देखते हैं मेरे दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दोनों का उस समय यूएसएसआर का एक गुट में शामिल होना मजबूरी मात्र था। इस दौरान भी मतभेद बने रहे। क्या बने रहे? मतभेद।
मतभेद बने रहे। अब क्या क्या मतभेद बने रहे वो भी एग्जाम्पल देते हैं ये लोग, वो भी मैं आपको बता देता हूं मेरे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं मतभेद क्या बने रहे। ठीक है ना। पहला मतभेद था द्वितीय मोर्चे को प्रश्न को लेकर मतभेद, द्वितीय मोर्चे के प्रश्न को लेकर मतभेद। एक्चुअली क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी ने यूएसएसआर पर आक्रमण कर दिया था। तो बेसिकली यूएसएसआर जो है हारता जा रहा था, जर्मनी आगे बढ़ता जा रहा था युद्ध के दौरान। वास्तव में यूएसएसआर को बहुत हद तक पीछे भी हटना पड़ा था। यूएसएसआर ने कहा अमेरिका से, ब्रिटेन से कि आप जर्मनी पर दूसरा मोर्चा खोल दीजिए, यहां पर आक्रमण कर दीजिए और मेरे पर भार कम हो जाएगा। लेकिन उस समय फिर अमेरिका ब्रिटेन ने नहीं खोला था मोर्चा, उन्होंने कहा मरने दो, मरता है तो इससे कहीं ना कहीं सोवियत संघ में कहीं ना कहीं आशंका पैदा हुई कि ये मुझे मारना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, मेरी सहायता नहीं करना चाहते। तो यहां भी मतभेद बने रहे थे कि वास्तव में उन्होंने द्वितीय मोर्चे के लेकर कहा सोवियत संघ ने अमेरिका से और ब्रिटेन से, लेकिन उन्होंने द्वितीय मोर्चा नहीं खोला। दूसरा, अमेरिका ने परमाणु बम होने की जानकारी सोवियत संघ को नहीं दी थी कि भाई उसके पास परमाणु बम है, ये जानकारी उसने यूएसएसआर को नहीं दी थी। अब जानकारी तो देनी चाहिए थी, उसने ब्रिटेन को बता दिया था कि मेरे पास परमाणु बम है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन सोवियत संघ को नहीं बताया था। तो वास्तव में सोवियत संघ बड़ा, जब उन्होंने डाला हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम डाला तो सोवियत संघ का दिमाग घूम गया। कहता है मैं तो यहां मरने लगा था, जर्मनी मुझे खत्म करने लगा था, तो ये जर्मनी पर क्यों नहीं डाला? छोटा सा जापान था, उसने पर्ल हार्बर पर छोटा सा हमला किया और बस उसी के बदले हिरोशिमा नागासाकी पर क्या किया, 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम डाल दिया अमेरिका ने। तो वास्तव में इससे भी सोवियत संघ में कहीं ना कहीं आशंका पैदा हुई और मतभेद उद्भव हुए। उसने कहा ये दोस्त नहीं है, मित्र नहीं है, मुझे नष्ट करना चाहते हैं और ये कहीं ना कहीं अपनी गुप्त बातें हमें नहीं बताते। तो साथियों वास्तव में ये वैसी स्थिति थी जैसे मान लीजिए दो दोस्त हैं, अब एक दोस्त के पास रिवॉल्वर भी है और वो दोनों का झगड़ा हो जाता है, दूसरे दोस्त को घूंसे पे घूंसा पड़ रहा है, चाकू पे चाकू पड़ रहा है, लेकिन वो दोस्त अपने रिवॉल्वर अंदर ही रखे हुए है। लेकिन जैसे ही उसको किसी ने थप्पड़ मारा तुरंत रिवॉल्वर निकाल के उसको ठाकू देता है। तो दूसरा दोस्त कहेगा भाई मुझे चाकू लग रहे थे तब रिवॉल्वर कहां गई थी? तो वही स्थिति कहीं ना कहीं सोवियत संघ के सामने भी उत्पन्न हुई। तो सोवियत संघ ने कहा ये मित्र नहीं है भाई, मैं जब यहां हार रहा था तो वास्तव में तब ये कहां गया था परमाणु बम, इसलिए कहीं ना कहीं ये मतभेद भी बना। तीसरा, यूनान में सेना हटाने को लेकर मतभेद। सिंपल है, जब यूनान में सोवियत संघ की सेनाएं थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, वहां पर वास्तव में सोवियत संघ ने ही कब्जा किया था, नियंत्रण किया था। अमेरिका ने कहा अपनी सेनाएं हटाओ, यहां पर लोकतंत्र लाना है, लेकिन सोवियत संघ ने हटाने में आनाकानी की। तो इस प्रकार से मतभेद कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं दोनों महाशक्तियों के मध्य, द्वितीय मोर्चे के प्रश्न को लेकर, अमेरिका की परमाणु शक्ति को लेकर, यूनान में सेना हटाने को लेकर। ऐसे रोमानिया बुल्गारिया को जब उसने बेसिकली वहां भी साम्यवाद की स्थापना की तो वहां पर भी मतभेद देखने को मिले। इससे पता चलता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी दोनों महाशक्तियों के मध्य मतभेद था। ऐसे तर्क आंद्रे फोंटेन व हाल जैसे विद्वान देते हैं और ये कहते हैं शीत युद्ध की उत्पत्ति तो कब से हो गई थी? बोल्शेविक क्रांति से हो गई थी। तो ये बात समझ आ गई मेरे दोस्तों। क्या क्या बताया मैंने कि शीत युद्ध की उत्पत्ति को लेकर पहला मत है आंद्रे फोंटेन और हाल का। इनका कहना है कि शीत युद्ध की उत्पत्ति बोल्शेविक क्रांति 1917 से हो गई थी, अर्थात जैसे ही लेनिन ने साम्यवाद की स्थापना की रूस में, वैसे ही कहीं ना कहीं शीत युद्ध की शुरुआत हो गई थी। क्योंकि उसके बाद वो तर्क भी देते हैं, पहला तर्क देते हैं कि रूस के साथ लंबे समय तक ब्रिटेन अमेरिका ने डिप्लोमेटिक रिलेशन भी नहीं बनाए थे, कूटनीतिक संबंध भी स्थापित नहीं किए थे, तो आशंका तो थी। दूसरा, बेसिकली उन्होंने तर्क देते हैं कि द्वितीय
विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ और अमेरिका एक गुट में थे, ये मात्र मजबूरी था। इस दौरान भी दोनों में मतभेद बने रहे। ये मतभेद कौन से हैं? द्वितीय मोर्चे को लेकर, प्रश्न को लेकर मतभेद। अमेरिका ने परमाणु बम की जानकारी सोवियत संघ को नहीं दी थी। यूनान से सेना हटाने में सोवियत संघ ने आनाकानी की थी। तो ये सारे मुद्दे बताते हैं कि वास्तव में वो मजबूरी के कारण एक गुट में शामिल थे। इस दौरान भी दोनों में मतभेद बने हुए थे। इससे पता चलता है, ये विद्वान कहते हैं कि शीत युद्ध तो 17 में शुरू हो गया था। अब पहला मत तो ये है। लेकिन साथियों, जो अधिकांश राजनीति विद्वान हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वान हैं, वो बोल्शेविक क्रांति से शीत युद्ध का अनुभव नहीं मानते। अधिकांश विद्वान शीत युद्ध का अनुभव जो मानते हैं, द्वितीय मत जो माना जाता है, अधिक प्रासंगिक माना जाता है, वो कहता है कि वास्तव में शीत युद्ध का अनुभव जो है फुलटन भाषण से हुआ था। कब से, कब, कहां से हुआ था? फुलटन भाषण। अब आप कहेंगे फुलटन भाषण क्या है? अब ये भी हम आपको बताते हैं। द्वितीय मत में कहते हैं ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे चर्चिल, ये 5 मार्च 1946 को इन्होंने अमेरिका के एक शहर है फुलटन, वहां पर भाषण दिया था। और भाषण क्या दिया था वो भी सुनने वाला है। उन्होंने कहा कि हमें एक फांसीवादी शक्ति के स्थान पर दूसरी फांसीवादी शक्ति को बढ़ावा नहीं दे सकते, इसलिए हमें साम्यवादी लोहा आवरण नीति के विरुद्ध एंग्लो अमेरिकन सैनिक गठबंधन करना चाहिए। यानी कि वो कहते हैं, उनका कहना था चर्चिल का, जैसे वास्तव में पहले जर्मनी में, इटली में फांसीवाद था, वैसे ही सर्वाधिकारवाद जो है, साम्यवाद है, वो भी फांसीवाद का ही रूप है। हमें साम्यवाद को नहीं बढ़ावा देना चाहिए और साम्यवाद के विरुद्ध हमें आपस में सहयोग करना चाहिए। इस बयान को, फुलटन भाषण को पूरे अमेरिकी मीडिया ने स्वतंत्र के साथ समर्थन किया और ये जन जन तक प्रसारित हुआ अमेरिका की जनता में। तो इसी के साथ कहते हैं शीत युद्ध की शुरुआत हो गई थी। तो मैं इसको लिख देता हूं दोस्तों। अधिकांश इस मत के अनुसार शीत युद्ध की शुरुआत ब्रिटिश पीएम चर्चिल के 5 मार्च 1946 के, एक एक चीज ध्यान रखनी है, फुलटन भाषण के साथ हुई। क्या कहते हैं इस मत के अनुसार? क्या है? शीत युद्ध की शुरुआत ब्रिटिश पीएम चर्चिल के 5 मार्च 1946 के फुलटन भाषण के साथ हुई। इस फुलटन भाषण में क्या कहा था यह भी मैं बता देता हूं। इस फुलटन भाषण में चर्चिल ने कहा था कि हम एक फांसीवादी शक्ति के स्थान पर दूसरी फांसीवादी शक्ति को बढ़ावा नहीं दे सकते। इसलिए साम्यवादी लोहा आवरण, साम्यवादी नीति को क्या है? लोहा आवरण बोलते हैं। साम्यवाद, लोहा आवरण नीति के विरुद्ध एंग्लो अमेरिकन गठबंधन की आवश्यकता है। एक एक शब्द को आत्मसात करना है मेरे दोस्तों। किसकी आवश्यकता है? एंग्लो अमेरिकन गठबंधन की आवश्यकता है। तो वास्तव में जब ये भाषण दिया
यहां पर खत्म, यहां से शुरू हुआ। ठीक है मेरे दोस्तों, यहां पर आवश्यकता है। तो इस भाषण का पूरे अमेरिकी मीडिया ने समर्थन किया। इस चर्चिल फुलटन भाषण का अमेरिकी मीडिया ने समर्थन किया। किसने किया? अमेरिकी मीडिया ने। इसका औपचारिक नाम, इस भाषण का, इसका औपचारिक नाम किसका? फुलटन भाषण का। इसका मतलब क्या है यहां? फुलटन भाषण। सी न्यूज ऑफ पीस था। क्या था? सी न्यूज ऑफ पीस था। सी न्यूज ऑफ पीस था। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार औपचारिक नाम पूछे तो आपको पता रहना चाहिए मेरे दोस्तों, सी न्यूज ऑफ पीस था। ओके ना मेरे दोस्तों, ये समझ आ गया ना? तो ये हर छोटी बात को बड़े गहन से हंसने के साथ पढ़ना है और इंटरेस्ट लेके पढ़ना, आनंद। जो कहते हैं आईआर, वास्तव में कहते हैं अर्थशास्त्र और आईआर आज जीवन का अंग बन चुकी है। अब पूरी धरती का वैश्वीकरण हो चुका है, भूमंडलीकरण हो चुका है, पूरा विश्व एक गांव में बदल चुका है। अगर आपको आईआर नहीं आती है दोस्तों, तो आप बड़े आदमी नहीं बन सकते। इसलिए आईआर को बहुत ही सजग के तरीके से पढ़ना है। मैं चाहता हूं आप ऐसे अद्भुत आईआर के शिक्षक बने कि मेरे बाद मेरे से भी अच्छे शिक्षक बने। लेकिन इसके पढ़ने के लिए बस एक तमन्ना दिल में होनी चाहिए, वो आपके अंदर विद्यमान दिखाई दे रही है मेरे दोस्तों। तो ये ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, छोटी छोटी बातों को और ध्यान में रखते हैं। तो ये सारी बातें तो क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि बेसिकली निष्कर्ष क्या निकालें कि भाई शीत युद्ध की शुरुआत कहां से हुई। अधिकांश विद्वान तो मानते फुलटन भाषण से, लेकिन हम तो भारतीय हैं ना, तो भारत के हिसाब से क्या निष्कर्ष निकाले? तो निष्कर्ष भी निकाल देते हैं भारत के हिसाब से। आप जानते हैं हमारी संस्कृति कैसी है, कंपोजिट कल्चर। हम किस में विश्वास करते हैं? मध्यम में। हमारा संविधान भी क्या है? मध्यम, ना लचीला ना कठोर। तो हम निष्कर्ष भी कैसा निकालेंगे? मध्यम। तो अब मध्यम निष्कर्ष क्या है? हम कहेंगे शीत युद्ध की प्रथम पहल तो बोल्शेविक क्रांति से होगी थी, लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में स्पष्ट ध्वनि फुलटन भाषण से सुनाई दी थी। कुछ समझ आया मेरे दोस्तों? प्रथम पहल तो कब होगी थी? बोल्शेविक क्रांति 17 से ही, लेकिन स्पष्ट ध्वनि कब सुनाई दी? फुलटन भाषण से। तो आप मध्यम निष्कर्ष निकालें तो बेटर रहेगा। कथन कारण वाले क्वेश्चन में या ऐसा कोई क्वेश्चन आता है या विश्लेषणात्मक क्वेश्चन आता है तो उसमें ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों क्लियर है? जैसे मैं उदाहरण देता हूं, जैसे सिंपल है कि कोई भी व्यक्ति है कि वास्तव में क्या देखने जाते हैं कि भाई अपनी पत्नी के लिए लड़की देखने जाते हैं, साथ में बहन को भी ले जाते हैं, मम्मी को भी ले जाते हैं। तो अब लड़की देखते हैं, लड़की देखते हैं तो वास्तव में लड़की की बहन बोल देती है लड़की से, जो दुल्हन बन के आने वाली है, कि लड़की तो अच्छी है लेकिन इसकी नाक टेढ़ी है। लड़की वहीं कह देती है एक बार शादी होने दे फिर इसका बैंड बजाती हूँ। और शादी के बाद फिर क्या हो जाता है? फुलटन भाषण। आते शुरुआत हो जाती है हंगामे की। लेकिन प्रथम पहल कब होगी थी? उसके दिमाग में कब घुस गया था कि शादी के बाद इसको सबक सिखाऊंगी? जब उसने कहा था नाक टेढ़ी। तो वैसे ही अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रथम पहल तो कहां हो गई थी? बोल्शेविक क्रांति में। लेकिन स्पष्ट ध्वनि कहां सुनाई दी? फुलटन भाषण से। तो निष्कर्ष लिखते हैं मेरे दोस्तों, शीत युद्ध की प्रथम पहल तो बोल्शेविक क्रांति से हो गई थी, परंतु अंतरराष्ट्रीय राजनीति में स्पष्ट ध्वनि फुलटन भाषण से सुनाई दी थी।
सिंपली सरल क्वेश्चन आता है तो आपसे एक लाइन वाला तो कहना फुलटन भाषण से शुरुआत, लेकिन जब विश्लेषणात्मक आता है तब वास्तविक ये हल है। तो साथियों पूरा ज्ञान आपको पता रहना चाहिए, जैसा क्वेश्चन हो वैसा आंसर देना। सिंपल क्वेश्चन पूछे फुलटन भाषण से, आंद्रे फोंटेन हल कहां से मानते हैं, बोल्शेविक क्रांति से, ठीक है ना। प्रथम पहल कब हुई थी, तब हुई थी। वास्तविक शुरुआत कब हुई थी, फुलटन भाषण से। लेकिन वास्तविक निष्कर्ष क्या है, ये है। तो आपको हर पहलू से आपको बस रूबरू होना है और आनंद मंगल तरीके से उसको हल कर देना है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। अब इस शीत युद्ध की अवस्थाएं क्या थी, अब मैं उनके नाम लिख रहा हूं ताकि आप आगे आने वाली क्लासों में कम से कम उनके नामों से परिचित हो सकें। फिर उन सभी अवस्थाओं का हम सूक्ष्म गहन और व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे, विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। उसके लिए साथियों बस आप सभी से निवेदन है, किसी भी क्लास को मिस नहीं करना है, क्योंकि आप मिस करेंगे, कोई वीडियो लगातार नहीं देखेंगे तो आपके सामने समस्याएं आ सकती हैं। तो आप चलते हैं दोस्तों, शीत युद्ध की अवस्थाएं देखते हैं। शीत युद्ध की अवस्थाएं मैं सुनाऊंगा हल्का, उसके बाद आपको गहन रूप से पढ़ना है एक एक अवस्था को। पहली अवस्था परंपरागत शीत युद्ध। कौन सी है, परंपरागत शीत युद्ध। मैं बताता भी चलूंगा और इसका काल भी बताता चलूंगा, 1946 से 1955। ये पहली अवस्था है, परंपरागत शीत युद्ध। इस काल में दोनों महाशक्तियों में सैनिक द्वंद्व भी था और वैचारिक द्वंद्व भी था। दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को सैनिक रूप से भी नीचा दिखा रहे थे कि अधिक से अधिक राष्ट्रों को सैनिक गुटों में शामिल कर रहे थे, और कहीं ना कहीं वैचारिक द्वंद्व भी था, अपनी विचारधाराओं को भी बढ़ावा दे रहे थे। तो इस काल को बोलते हैं परंपरागत शीत युद्ध। आपको ध्यान है मेरे दोस्तों कि इस काल में कहीं ना कहीं स्टालिन नेतृत्व कर रहे थे सोवियत संघ का, और अमेरिका जो था बेसिकली वो भी एकदम सोवियत संघ की विरोधी नीति अपना रहा था। तो हर प्रकार से सैनिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी वैचारिक रूप से भी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए दोनों काम कर रहे थे। तो इस काल में हमें ध्यान रखना है कि हमें सैनिक द्वंद्व भी पढ़ना है और वैचारिक द्वंद्व भी पढ़ना है। सैनिक द्वंद्व में क्या आएगा कि बेसिकली सीटो, सेटो, नेटो ये आएंगे संगठन, और सोवियत संघ का वारसा कि इस तरीके से सैनिक संगठन बनाए कि सैनिक रूप से सर्वोच्चता दिखाने की कोशिश की। दूसरा काम वैचारिक, वैचारिक में क्या किया, आर्थिक सहायता दी दो विभिन्न छोटे राष्ट्रों को ताकि वो उनके गुट में शामिल हो जाए। दूसरा काल कौन सा है वो ध्यान रखना है, दूसरा काल है अस्थिर ब्लॉक व्यवस्था। मैं आगे गहन रूप से पढ़ाऊंगा लेकिन बेसिक क्लियर होना चाहिए। अस्थिर ब्लॉक व्यवस्था, ये अस्थिर ब्लॉक व्यवस्था चली थी 55 से 62 तक। कब चली थी, 55 से 62 तक। अब इसमें क्या था ये सुन लो। इसमें आपको ध्यान है 53 में स्टालिन की मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हो गई थी, स्टालिन की। और उसके बाद कहीं ना कहीं खुश्चेव ने नेतृत्व संभाला था सोवियत संघ का, और खुश्चेव थे उदारवादी प्रकृति के। जब आदमी सामने वाला दुश्मन जो उदारवादी प्रवृत्ति का वहां नेता हो जाता है तो वार्ता को बढ़ावा देगा। तो इस काल में दोनों महाशक्तियों में वार्ता होने लगी थी। क्या होने लगी थी, वार्ता। ये ध्यान में रखना है। कैंप डेविड वार्ता हुई भी थी 59 में, पेरिस वार्ता भी हुई थी। तो मैं आगे डिटेल में और बताऊंगा इनके बारे में, लेकिन इसमें बस इतना ध्यान रखना है अभी तो फिलहाल कि अस्थिर ब्लॉक व्यवस्था में दोनों महाशक्तियों में वार्ता प्रारंभ हो गई थी। अब तीसरी अवस्था कौन सी है, तीसरी अवस्था है देतांत, तनाव शिथिल्य अवस्था। अब ये कहां से शुरू होगी, 62 से, ये 62 से 71 तक, 62 से 71 तक थी। क्लियर है मेरे दोस्तों। तीसरी अवस्था कौन सी थी, देतांत या तनाव शिथिल्य। यानी कि इस काल में क्या होता है, तनाव शिथिल्य का मतलब दोनों महाशक्तियों के मध्य अनाक्रमण समझौता हो जाता है। आपने सुना होगा इतिहास में क्यूबा संकट का नाम। क्यूबा संकट में बिल्कुल दोनों महाशक्तियां युद्ध के कगार पर आ गई थी। किसके कगार पर आ गई थी, युद्ध के। और ऐसा लगने लगा था पूरी दुनिया को कि अब तो तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है, पर वो होगा परमाणु युद्ध। परमाणु युद्ध के बाद
फिर उसके बाद पूरा विश्व नष्ट प्राय हो जाएगा, पूरी मानव जाति चिंतित हो उठी थी। लेकिन इस समय कहते हैं दोनों महाशक्तियों में भी ये बात समझ आ गई कि दोनों इस बात को समझ गई कि वास्तव में दोनों का जो अस्तित्व है तभी तक सुरक्षित है जब तक दूसरे का अस्तित्व सुरक्षित है। यानी कि दोनों ने प्रतिरोध के संतुलन को स्वीकार कर लिया और क्यूबा संकट के बाद अनाक्रमण समझौता कर लिया। जब अनाक्रमण समझौता करेंगे तो शांति का स्तर बढ़ जाएगा। तो इस काल में जो है शीत युद्ध के तनाव में और कमी आई थी। भाई जब वार्ता की थी तो कमी आई थी कुछ, लेकिन जब अनाक्रमण समझौता हो जाता है तो कमी और अधिक हो जाती है। तो इस काल में फिर इसी काल में कहते हैं एनपीटी, पीटीबीटी जैसी संधियां आई थी। एनपीटी का नाम सुना होगा, परमाणु निशस्त्रीकरण से संबंधित संधियां। अब थोड़ा थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ना, आपको और समझ आएगा। बाकी दोस्तों मैं तो पूरा आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ इंटरेस्ट लेकर अभी सुनेंगे तो आपको बाद में और अच्छा लगेगा। अब चौथी अवस्था ध्यान में रखनी है, नवशीत युद्ध अवस्था। कौन सी है? नवशीत युद्ध अवस्था, न्यू कोल्ड वॉर एरा। अब इसको नवशीत युद्ध क्यों बोलते हैं ये भी सुन लेना। 1971 से ये बेसिकली 84 तक चलता है। कब तक चलता है? 84 तक। अब इसको नवशीत युद्ध क्यों बोलते हैं? वास्तव में दो कारण है। पहला कारण तो इसमें स्टार वार हुआ था, अंतरिक्ष में लड़ाई, यानी कि रीगन राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के, उन्होंने अंतरिक्ष में मिसाइलें स्थापित करना शुरू कर। दूसरा कारण ये था कि ये विचारधारा रहित था, क्योंकि जो साम्यवादी चीन था वो अमेरिकी गुट में शामिल हो गया था। ये अद्भुत है। क्या हो गया था? साम्यवादी चीन अमेरिकी गुट में शामिल हो गया था। तो बेसिकली इस काल को इसलिए बोलते हैं नवशीत युद्ध, क्योंकि ये विचारधारा रहित था और इसमें स्टार वार की शुरुआत हुई थी। अब पांचवी अवस्था फिर देखते हैं, वो है देतांत सेकंड, तनाव शिथिल्य सेकंड, पांचवी अवस्था देतांत सेकंड या तनाव शिथिल्य सेकंड। अब इसमें ऐसा क्यों बोलते हैं वो भी मैं भी बता देता हूं। ये 84 से 91 तक चलता रहा। कब तक चलता रहा? 84 से 91 तक। अब इसको देतांत सेकंड क्यों बोलते हैं? आपको ध्यान है जब स्टार वार शुरू हुआ तो स्टार वार में सोवियत संघ का खजाना खाली हो गया था। अब सोवियत संघ का खजाना खाली हुआ तो सोवियत संघ तो एक समाजवादी राज्य था, वो जनता के कल्याण के लिए पैसे नहीं दे पाया, इसलिए वहां खाद्यान्न संकट आ गया। खाद्यान्न संकट आर्थिक संकट में बदल गया। जब आर्थिक संकट में बदल गया तो वहां अलगाववाद की मांगे होने लगी। तो कहते भी हैं वेलवेट जो है उसकी बात करने लगे कि हमें तो इच्छा पूर्वक अलग हो जाना चाहिए। तो ऐसी बातें, मखमली जो बातें हैं, वेलवेट डिस्पायर होने की बातें वो करने लगे कि हमें तो स्वेच्छापूर्वक अलग हो जाना चाहिए। तो ऐसी बातें जब होने लगी तो सोवियत संघ को झुकना पड़ा, उसके नेता को झुकना पड़ा, गोरबाचेव को, और उसके बाद उसने पूंजीवादी नीतियां भी अपनाना शुरू की। तो इस काल में फिर चूंकि सोवियत संघ का पतन हो रहा था, इसलिए अमेरिका प्रभावशाली हो रहा था और तनाव कम होता जा रहा था। इसी काल में आपको मालूम है बर्लिन की दीवार को ढाया गया और जर्मनी का एकीकरण किया और 1991 में सोवियत संघ का 15 भागों में विघटन हो गया। अब यहां तक तो ऐतिहासिक है मेरे दोस्तों। अब इसके बाद आता है वर्तमान में। वास्तविकता ये है, ये 5 अवस्थाएं इतिहास की अवस्थाएं आज इतिहास में ही ज्यादा पढ़ी जाती हैं, लेकिन साथियों इनके बिना हमारा भी काम नहीं चलता है, क्योंकि इतिहास वही है जो पहले राजनीति था। तो हमें अपना इतिहास नींव तो तैयार करनी है, इसलिए इन अवस्थाओं को भी हम गहन रूप से पढ़ेंगे। अब छठी अवस्था देखते हैं। छठी अवस्था है मेरे दोस्तों आर्थिक शीत युद्ध। कौन सी है? आर्थिक शीत युद्ध। जैसे आज चल भी रहा है तो आर्थिक शीत युद्ध चल रहा है। आपको मालूम है कि बेसिकली सोवियत संघ के विघटन के बाद यूरोपीय संघ, जो यूरोप का संगठन था यूरोपीय देशों का, और उसके और अमेरिका के मध्य आर्थिक द्वंद्व स्टार्ट हो गया। क्योंकि अमेरिका का द्वंद्व रूस से तो रहा नहीं 91 में, क्योंकि रूस जो उत्तराधिकारी था सोवियत संघ का वो बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं था। इसलिए बेसिकली क्या है कि अमेरिका के साथ द्वंद्व किया तो यूरोपीय संघ ने किया। आप कहेंगे यूरोप के देशों ने द्वंद्व क्यों किया? पहले तो पश्चिमी यूरोप के देश सारे अमेरिकी गुट में शामिल थे। एक्चुअली क्या है, जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तो अमेरिका का ज्यादा ध्यान कि जो सोवियत
संघ से अलग छोटे छोटे राज्य हुए थे उनकी ओर चला गया, क्योंकि हमेशा जो व्यक्ति रहता है, जो नेता रहता है, वो नए वोटर की तरफ या नए क्षेत्र की तरफ ध्यान देता है। तो अमेरिका ने भी ज्यादा ध्यान पूर्वी यूरोप पर लगाया, उन्हीं देशों को आर्थिक सहायता दी, वहीं पर उसने अपनी कंपनियों को निवेश किया, और पश्चिमी यूरोप के देशों को लगा कि उनकी उपेक्षा हो रही है, इसलिए उन्होंने संगठित होकर यूरोपीय संघ का निर्माण किया और अमेरिका के साथ आर्थिक शीत शुरू कर दिया। तो यूरोपीय संघ और उधर अमेरिका ने भी क्या किया, नाफ्टा का निर्माण कर दिया। तो इस काल में आर्थिक शीत युद्ध था। क्या था? आर्थिक, यानी कि आर्थिक रूप से एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता करना, ये था मेन रीजन। तो सातवीं अवस्था और ध्यान रखनी है मेरे दोस्तों, जो वर्तमान में चल रही है। वर्तमान में देखें तो सब चीजें चल रही हैं साथ साथ। क्या क्या चीजें चल रही हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो आज चल रहा है आर्थिक, वैचारिक और सैनिक शीत युद्ध। आज तीनों ही लक्षण अंतरराष्ट्रीय राजनीति में देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से? आर्थिक भी मिल रहा है, वैचारिक भी देखने को मिल रहा है और सैनिक भी। तो वास्तव में तीनों लक्षण साथ साथ देखने को मिल रहे हैं। तो कौन कौन से लक्षण है इस पर भी हम चर्चा करेंगे मेरे दोस्तों। लेकिन पहले ये अवस्थाओं का, सबका एक एक अवस्था का हमें अध्ययन करना है और उसको गहन रूप से पढ़ना है। लेकिन एक बात बता देते हैं, इसीलिए मार्गेंथु ने कहा था, क्योंकि शीत युद्ध वास्तव में स्टार्ट तो 46 में हुआ और आज भी देखे किसी ना किसी रूप में विद्यमान है। इसलिए मार्गेंथु कहता है जब तक अंतरराष्ट्रीय राजनीति राष्ट्र राज्य पर आधारित रहेगी, शीत युद्ध किसी ना किसी रूप में विद्यमान रहेगा। ये कथन किसका है? मार्गेंथाउ का। तो ये ध्यान रखना है। तो मार्गेंथाउ का कथन है कि जब तक अंतरराष्ट्रीय राजनीति राष्ट्र राज्य पर आधारित रहेगी, तब तक शीत युद्ध किसी न किसी रूप में विद्यमान रहेगा। क्लियर है? किसका कथन है? मार्गेंथाउ। ये समझ आ गया होगा आपको। तो मेरे दोस्तों अब हम पहली अवस्था पर चर्चा करेंगे शीत युद्ध की। कौन सी है? जल्दी से बता दो। परंपरागत शीत युद्ध। अब दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं अवस्थाएं, ठीक है ना मेरे दोस्तों। तो देखिए, आपको अवस्थाएं ध्यान में रखी होंगी, आपको याद भी रहनी चाहिए। पहली कौन सी है? परंपरागत शीत युद्ध। फिर कौन सी है? अस्थिर ब्लॉक व्यवस्था। फिर क्या है? देतान। फिर नव शीत युद्ध। फिर देतान सेकंड। फिर आर्थिक शीत युद्ध। फिर आर्थिक, वैचारिक, सैनिक शीत युद्ध। हमें सारी अवस्थाएं देखनी है। मैं धीरे धीरे बहुत शांतिपूर्वक आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन दोस्तों आप जुड़े रहेंगे और हाथ की हाथ इनको तैयार करेंगे, ये आपको मुझसे वादा करना है, प्रॉमिस करना है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे मेरे दोस्तों। वो क्या चर्चा होगी वो आपको ध्यान में रखना है। वो होगा परंपरागत शीत युद्ध वाली अवस्था। पहली अवस्था है परंपरागत शीत युद्ध। इस पर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे मेरे दोस्तों। इसमें आप तनाव नहीं लेंगे और आप आते हैं नेक्स्ट क्लास में। बस आज इतना ही जो आपके बेस का आधार रहेगा। इसी के साथ मेरे दोस्तों इस वीडियो से मैं विदाई चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।